जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग इससे पहले जो नायक सीरीज चल रही है, जो नायक बैच चल रहा है एसएससी फाउंडेशन बैच के लिए, पॉलिटी स्पेशल बैच है और इसमें पॉलिटी बहुत जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक कराई जा रही है, जिसकी हम क्लास 1 से लेकर 6 क्लास तक कर चुके हैं और इसमें हम देखने वाले हैं क्लास नंबर 7 और 8 का फटाफट रिवीजन करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। और आप सभी लोगों को पता है कि ये जो पॉलिटी है आपको यूपीएसआई में कितना महत्वपूर्ण रोल निभाती है और हिंदी की क्लासें भी आपकी चल रही हैं इसी चैनल पर, तो आप उन क्लासों में जुड़ना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम क्या-क्या देखने वाले हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, श्री राजगोपालाचारी फॉर्मूला और बेबेल योजना। फिर इसके बाद इन इन टॉपिक से बनने वाली 30 क्वेश्चंस भी हम इसी वीडियो के अंत में देखेंगे, जो हर एक किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। क्या? जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। अब बात करते हैं इसकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध की यदि बात करें, इसकी प्रथम विश्व युद्ध की यदि बात करें, प्रथम विश्व युद्ध आपका कब से कब तक रहा? 1914 से 1918 के बीच में रहा। इसी समय एक आंदोलन हुआ जिसे हम होम रूल होम रूल मूवमेंट या होम रूल आंदोलन कहते हैं। क्या? होम रूल मूवमेंट या होम रूल आंदोलन कहते हैं। इसको संचालक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थी। इनकी मांग क्या थी? इनकी मांग थी डोमिनियन डोमिनियन स्टेटस की। क्या? डोमिनियन स्टेटस की मांग थी, का दर्जा मिलना चाहिए किसको? भारत को। और दूसरी इनकी मांग थी, एक लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। क्या? नरम दल और गरम दल की को मिलाने की बात की गई थी और यहाँ से आपकी बनी थी मुस्लिम लीग। क्या? यहाँ से उत्पन्न हुई मुस्लिम लीग। अब बात करते हैं 20 अगस्त 1917 की, जिसे हम अगस्त घोषणा के नाम से भी जानते हैं। क्या? अगस्त घोषणा के नाम से भी जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव अलग है, अलग क्या अगस्त प्रस्ताव अलग है, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन इस जो ये डेट है, जो 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू की जो घोषणा, मॉन्टेग्यू ने जो घोषणा की थी, उसे हम अगस्त घोषणा के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी। क्या? भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी। यह किसमें कहा गया था? यह कहा गया था मॉन्टेग्यू घोषणा में। तो बात यहाँ से समझ हमें एक चीज यहाँ से जो समझनी है वो है कि डोमिनियन स्टेटस क्या है, कि डोमिनियन स्टेटस क्या है, इसकी मांग क्यों चल रही थी। इसको समझने से पहले हम समझेंगे उपनिवेश। उपनिवेश क्या है? आप सभी लोगों को पता है कि भारत पर अंग्रेजों का शासक था, तब भारत भारत किसका? ब्रिटेन का उपनिवेशक था। क्या? ब्रिटेन का उपनिवेशक था। इसका मतलब होता है जब कोई देश अन्य देश को अपने अधीन कर ले। और दूसरी दूसरी चीज है रक्षा, विदेश, संचार, आंतरिक प्रशासन पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर ले, तो वो उसको कहते हैं हम उपनिवेश। क्या? उपनिवेश। उसके बाद आता है संरक्षित राज्य। संरक्षित राज्य क्या होते हैं? संरक्षित राज्य होते हैं जिसके, जैसे मान के चलो एक एक्स देश है। क्या? एक एक्स देश है, एक वाई देश है। एक्स देश आपका पावरफुल कंट्री है, शक्तिशाली देश है, जैसे उस समय ब्रिटेन था। और बाई देश है वीक कंट्री, कमजोर देश, जैसे उस समय भारत था। भारत का शोषण कौन कर रहा था? तो भारत का शोषण कर रही थी ब्रिटेन की सरकार। ब्रिटेन की सरकार अगर इसी चीज को अगर थ्योरी से समझे कि संरक्षित राज्य क्या हुआ, संरक्षित राज्य हुआ कि एक्स जो देश है वो रक्षा और विदेश मामले देखेगा,
जबकि बाई, जो बाई देश है, जो कमजोर देश है, वो इंटरनल इंटरनल आंतरिक प्रशासन की देखरेख क्या करेगा? क्या आंतरिक प्रशासन की देखरेख कौन करेगा? जो कमजोर देश है या जो फिर उपनिवेश देश है। वही बात आती है अधिराज्य की। अधिराज्य जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे, क्या डोमिनियन स्टेटस क्या है? डोमिनियन स्टेटस क्या है? इसको समझने के लिए हमें देश के सभी मामलों पर नियंत्रण चाहिए। क्या जो मांग हुई थी होम रूल आंदोलन में तिलक और एनी बेसेंट ने की थी कि हमें देश के सभी मामले चाहिए, आंतरिक भी चाहिए, बाहरी भी चाहिए, रक्षा के भी चाहिए और दूर संचार आदि सभी मामले चाहिए। क्या यह देश बाई मिलने चाहिए। लेकिन एक्स का सम्राट शासन शासन किसका? शासन आपका ही रहेगा, लेकिन सारे मामलों के अधिकार हमें रहेंगे। सरकार आपके नाम से चलेगी, लेकिन चलाएंगे हम। क्या सरकार आपके नाम से चलेगी और उसको चलाने वाला कौन होगा? उसको चलाने वाले होंगे हम। ये होती है डोमिनियन स्टेटस। क्या इसको कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। अगर बात करें कि भारत को डोमिनियन स्टेटस कब घोषित किया गया, तो भारत को डोमिनियन स्टेटस 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत एक डोमिनियन स्टेटस रहा। लेकिन बाद में जब भारत का संविधान बन के लागू हो गया, जब भारत का संविधान बन के 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया, तो डोमिनियन स्टेटस खत्म होकर भारत एक संप्रभु राज्य बन गया। क्या भारत एक संप्रभु राज्य बन गया। यहाँ से ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद जब डोमिनेट स्टेटस की बात करें, तो जब पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में, तो जो प्रधानमंत्री होता है वो अपने सॉरी जो प्रधानमंत्री होता है वो किस चीज की शपथ लेता है? तो वो संविधान की शपथ लेता है। जब संविधान उस समय था नहीं, तो उस समय प्रधानमंत्री बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने किस चीज की शपथ ली थी? तो उन्होंने शपथ ली थी क्या? ब्रिटेन क्राउन की शपथ ली थी। किसकी? ब्रिटेन क्राउन की शपथ ली थी। किसने शपथ ली थी? नेहरू जी ने। उसके बाद करते हैं संप्रभु राज्य। संप्रभु राज्य क्या है? संप्रभु राज्य क्या है? संप्रभु राज्य समझने के लिए हमें पता है कि जब भारत का संविधान बनकर लागू हो गया और भारत के पास सभी मामलों सभी मामलों की सभी मामलों की सभी मामलों की पावर आ गई, रिपब्लिक, और इसी दिन हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। क्या इसको हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं? पूर्ण स्वतंत्रता हमें कब मिली? तो वो मिली 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इस दिन हम हर तरीके से अपने आंतरिक बाहरी मामलों के लिए हमने अपना संविधान बना लिया था। इसलिए हम एक संप्रभु राज्य बन गए थे। क्या हम एक संप्रभु राज्य बन गए थे? भारत शासन अधिनियम 1919। क्या बात करें भारत शासन अधिनियम 1919 की, भारत शासन अधिनियम 1919 की, जिसे हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। क्या जिसे हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। अगर बात करें मोंटेग्यू कौन थे, तो मोंटेग्यू उस समय भारत के सचिव थे। प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारत सचिव का पद कब आया था? प्रश्न यहाँ से बनता है भारत सचिव का पद कब आया था? तो भारत सचिव का जो पद आया था वो आया था आपका 1858 के एक्ट के तहत। क्या 1858 के एक्ट के तहत आया था। और जो चेम्सफोर्ड थे उस समय वायसराय हुआ करते थे। क्या उस समय वायसराय हुआ करते थे? और वायसराय का पद भी कब आया था? तो वायसराय का पद भी आपका 1858 ईस्वी में आया था। 1858 वाले उसके तहत आया था। और ये जो भारत शासन अधिनियम है, ये आया कब था? तो 1919 में आया। लेकिन ये लागू कब हुआ? तो ये आपका लागू हुआ 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में। इसमें जो मुख्य प्रावधान किया गया था कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। क्या
केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। जैसे वर्तमान में संसद में कितने सदन होते हैं? संसद में, केंद्रीय सदन में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? एक आपका लोकसभा हो गया, एक आपका राज्यसभा हो गया। राज्यसभा जो हमें, जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा जिसे हम निम्न सदन कहते हैं। ऐसे ही इसमें 2 सदन की व्यवस्था की गई थी, एक उच्च सदन की और एक निम्न सदन की। जो आपका उच्च सदन था उसे हम राज्य परिषद कहते थे, जो आपका निम्न सदन था उसे हम केंद्रीय विधान सभा के नाम से जानते थे। क्या केंद्रीय विधानसभा कहा गया? क्या केंद्रीय विधानसभा कहा गया? अगर बात करें राज्य परिषद के सदस्यों की, तो उस समय राज्य परिषद में कुल 60 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें 26 सदस्य मनोनीत किए जाते थे और 34 सदस्य निर्वाचित किए जाते थे। क्या 34 सदस्य निर्वाचित किए जाते थे? अगर वहीं बात करें, और इनका इनका कार्यकाल कितना था? इनका कार्यकाल होता था 5 वर्ष का। कितना? 5 वर्ष का। वही केंद्रीय विधानसभा में कुल 145 सदस्य हुआ करते थे, जिनमें से 41 मनोनीत किए जाते थे और 104 का निर्वाचन किया जाता था। इनका कार्यकाल होता था 3 वर्ष के लिए। कितने? 3 वर्ष के लिए। हम वही बात करते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन लागू। प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। और ये उस समय कितने प्रांत थे? उस समय केवल 8 प्रांत थे। कौन से? असम हो गया, बंगाल हो गया, बिहार और उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, से हम सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जानते थे। एक जो आपका संयुक्त प्रांत हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया और पंजाब हो गया। ये उस समय कितने? 8 प्रोविंस हुआ करते थे, जो कुछ निम्न इस प्रकार से हैं। अब बात करें द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो जो द्वैध शासन है इसका जनक लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। क्या? लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। इसकी एक महत्वपूर्ण बुक है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। वो क्या है? डायक्री डायचरी इसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगर बात करें जो प्रांतीय विषय है, प्रांतीय विषय है, इनका बंटवारा किस प्रकार से किया गया? तो इनका बंटवारा दो दो भागों में इनको बांटा गया। एक आरक्षित विषय और दूसरे एक हस्तांतरित विषय। क्या? हस्तांतरित विषय। अगर बात करें आरक्षित विषय की, तो इसमें कौन कौन से विषय है? जैसे बिजली होगी आपकी, बिजली, गैस, वित्त, न्याय प्रशासन, पुलिस, सिंचाई। और इसका जो मुख्य मुख्य उद्देश्य था, मुख्य चीज थी, वो क्या थी? वायसराय प्लस कार्यकारिणी। क्या वायसराय और कार्यकारिणी की व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? क्या यह दोनों, कार्यकारिणी सभा और जो वायसराय है, वो आपके व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? लेकिन जो हस्तांतरित विषय थे उनमें ऐसा नहीं, उनके लिए ऐसा नहीं था। उनमें कौन-कौन से विषय दिए गए? जैसे शिक्षा का हो गया आपका, स्वास्थ्य का हो गया, कृषि का होगा और सुशासन को हो गया। ये इस वजह से दिए गए क्योंकि इनमें खर्चा हुआ करता था। क्या? इनको चलाने के लिए हमें क्या? पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो और दूसरी सबसे बड़ी कमी थी इसमें कि जो वायसराय होगा और जो भारत का मंत्री होगा, जो भारत का मंत्री होगा, वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगा। क्या? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगा। अगर वहीं बात करें सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार, जो सर्वा जो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार हुआ, वो किस प्रकार हुआ? आप सभी लोगों ने देखा कि 1858 1909 में मुसलमानों के लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। तब बाद बाकी के जो अल्पसंख्यक वर्ग थे, उन्होंने भी इस चीज का विरोध किया कि यदि यदि मुस्लिम समुदाय को अलग अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है, तो हमें भी एक अलग निर्वाचन मंडल की जरूरत है। हमें भी एक अलग निर्वाचन मंडल चाहिए। तब यहाँ पर तब यहाँ पर 1919 के जो भारत शासन अधिनियम आया, उसमें सिख, ईसाई, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन, इन सबको अलग अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। और उसके बाद आता है प्रथम बार महिलाओं को वोट वोट डालने का अधिकार।
महिलाओं को वोट डालने का अधिकार भी किस किस अधिनियम से मिला, तो वो भी 1919 के अधिनियम से मिला। 1919 के अधिनियम से मिला। अगर पूछा जाए, प्रश्न यहाँ से दो बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा कि विश्व में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कहाँ, किस देश ने दिया, तो वो मिला था 1893 ईस्वी में न्यूजीलैंड में। क्या? न्यूजीलैंड में। अगर वही बात करें भारत में महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार कब मिला, तो 1919 के एक्ट के तहत 1921 ईस्वी में, क्योंकि पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन का चुनाव 1919 में हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक शर्त थी। यहाँ पर क्या शर्त थी कि यहाँ पर सीमित मताधिकार मिला था। क्या? सीमित मताधिकार मिला था। आप लोगों को बताना है कि वो सीमित मताधिकार किस बेस पर मिला था, कि जो महिलाएं टैक्स पेयर होंगी, जो महिलाएं कर पे कर रही होंगी, जो महिलाएं टैक्स दे रही होंगी, वही सिर्फ वोट कर सकती हैं। क्या? वही सिर्फ वोट कर सकती हैं, ऐसा इसमें कहा गया था। लेकिन सारी महिलाओं को यहाँ पर वोट देने का अधिकार नहीं मिला था, क्योंकि कुछ महिलाएं दलित थी, कुछ मजदूर थी, उनको इस समय वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। अब बात करते हैं लोक सेवा आयोग का गठन। लोक सेवा आयोग का गठन किस प्रकार से हुआ? तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि लोक सेवा आयोग का गठन ली आयोग की रिपोर्ट पर हुआ था। क्या? ली आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर 1924 ईस्वी में किया गया, और इसमें कहा गया था कि 40% भारतीय होंगे, 40% आपके ब्रिटिश होंगे, और 20% आपके प्रांतों से पदोन्नत किए जाएंगे। क्या? प्रांतों से पदोन्नत किए जाएंगे। और इस ली आयोग की एक और महत्वपूर्ण बात थी, 10 अक्टूबर 10 सॉरी 1 अक्टूबर 1926 को 1 अक्टूबर 1926 को पीसीएस का गठन किया गया। क्या? पीएससी का गठन किया गया, पब्लिक पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या? पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया, और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? इसके जो पहले अध्यक्ष बने वो बने रॉस वाकर। क्या? रॉस वाकर इसके पहले अध्यक्ष बने। और वहीं पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष कौन बने, कि पीएससी के स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष कौन बने, तो वो बने एच के कृपलानी। क्या? एच के कृपलानी। उसके बाद इसका नाम बदलकर एफपीएससी कर दिया गया। क्या? एफपीएससी कर दिया गया। क्या? फेडरल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। यह नाम कब बदला गया? तो यह बदला गया 1935 में। कब? 1935 में। और जो हम वर्तमान में बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यह यूपीएससी इसका नाम कब पड़ा? तो इसका नाम पड़ा 1950 में। क्या? 1950 के बाद जब भारत का संविधान लागू हो गया, जब भारत का संविधान बनकर लागू कर दिया गया, तब इसका नाम बन गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि यूपीएससी। वो बात करते हैं कि स्लिंगटन आयोग। क्या? स्लिंगटन आयोग जो आपका 1917 में आया था, इसने उच्च उच्च सरकारी पद पर 25% भारतीय होने होने चाहिए। क्या? इसमें कहा गया था कि 25% भारतीय होने चाहिए। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में कहा गया कि जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे, जो भी उच्च उच्च अधिकारी पद होंगे, उन पर 1/3 मतलब कि 1/3 भारतीय होने चाहिए। क्या? 1/3 भारतीय होने चाहिए। अब हम बात करते हैं भारत परिषद के वेतन। जो भारत परिषद के सदस्य होंगे उसका वेतन कहाँ से मिलेगा? उसका वेतन अब ब्रिटेन से दिया जाएगा। क्या? ब्रिटेन की सरकार इसका वेतन देगी। पहले कहाँ से दिया जाता था? पहले भारतीय राजस्व से दिया जाता था। अब बात करें सदस्य की, तो इसमें कुल कितने सदस्य थे? इसमें मिनिमम 8 सदस्य हुआ करते थे, और मैक्सिमम आपके 12 सदस्य हुआ करते थे। क्या? मैक्सिमम 12 सदस्य हुआ करते थे। यह तो थी इसके सदस्यों की। अब बात करें तो भारत सचिव की सदस्यता के लिए, क्या भारत सचिव की सहायता के लिए क्या हाई कमिश्नर की नियुक्ति की?
क्या हाई कमिश्नर की नियुक्ति किसके लिए की गई? भारत सचिव की सहायता के लिए नियुक्ति की गई। इसके लिए क्या था? आप लोगों ने देखा होगा कि हाई कमिश्नर होते हैं और एम्बेसडर होते हैं। क्या? एम्बेसडर होते हैं। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, राजदूत। ऐसा क्यों है? जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, जो राष्ट्रमंडल सदस्य हैं, क्या जो राष्ट्रमंडल सदस्य हैं, जो ब्रिटेन के कभी उपनिवेशक रहे थे, क्या जो ब्रिटेन के कभी उपनिवेशक रहे थे, यदि यदि उनमें से कोई देश है तो उनका जो राजदूत होगा उसे हम हाई कमिश्नर कहेंगे। क्या? हाई कमिश्नर कहेंगे। और जो अन्य देश हैं, जो अन्य देश हैं, उनके राजदूत को हम क्या उनके राजदूत को हम क्या कहेंगे? एम्बेसडर कहेंगे। अब बात करते हैं फिर क्या हुआ। 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन की बात की गई। उसके 10 वर्ष बाद, किसके? इसे के आने के बाद 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग के गठन की बात की गई, जिसमें इसमें 1928 में लाठीचार्ज, ये ठीक है। फिर आया आपका गठन 1927 में। जब इसका गठन हुआ तो आया एक साइमन आयोग। क्या? साइमन आयोग आया आपका 1900 1919 के एक्ट की जांच करने के लिए। क्या? 1919 के एक्ट की जांच करने के लिए जो आपके गोलमेज सम्मेलन हुए। क्या? जो आपके गोलमेज सम्मेलन हुए उस समय 1928 में इसकी रिपोर्ट आई। फिर हुए गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, बहुत सारे हुए थे, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण रहे क्योंकि यहाँ पर भारतीय शामिल हुए थे। तो जब 1928 में लाला लाजपत राय जी ने इसका विरोध किया तो इन पर लाठीचार्ज की गई, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। फिर आई आपकी नेहरू रिपोर्ट कब? 19 अगस्त 1928 को। फिर आया आपका जिन्ना रिपोर्ट 14 पॉइंट की जो रिपोर्ट थी वो भी इसी समय आई। अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। इससे एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या? इससे एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करें जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, उसमें उसमें कुल कितनी धाराएं थी? उसमें उस समय कुल 321 धाराएं थी। अगर बात करें कुल अनुसूची की तो इसमें कुल 10 अनुसूचियां थी। कितनी? कुल 10 अनुसूचियां थी। और नेहरू नेहरू जी ने इस एक्ट के लिए क्या बात कही थी? इसे गुलामी का चार्टर कहा था। क्या? इसे गुलामी का चार्टर किसने कहा था? इसे कहा था नेहरू जी ने, इसे गुलामी का चार्टर। अगर वही बात करें को केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कहां से हुई? यहीं से हुई। आरक्षित और अनारक्षित हस्तांतरित के रूप में। अब बात करें अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ कैसे बने? अखिल भारतीय संघ बनने की बात हुई, लेकिन यह बन नहीं पाया। क्या? यह बन नहीं पाया। किस कारण नहीं बन पाया? इसको बता इसमें कहा गया था जो ब्रिटिश प्रांत है, ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र है, यह तो 100% इनको इनको अखिल भारतीय संघ में मिलना जरूरी है। लेकिन जो देसी रियासतें हैं, जो आपकी देसी रियासतें हैं, यह स्वेच्छा से हैं। इनकी स्वेच्छा है। यदि इसमें ये मिलना चाहे तो मिल सकती हैं, नहीं मिलना चाहे तो नहीं मिल सकती हैं। तो इस वजह से यह पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया और इसको अस्वीकार कर दिया गया। क्या? अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद आता है प्रांतों में द्वैध शासन खत्म। और इसी अधिनियम के तहत प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू हुआ था उसको खत्म कर दिया गया। क्या? उसको खत्म कर दिया गया। और प्रांतों को स्वायत्ता देने की बात की गई। क्या? प्रांतों को स्वायत्ता देने की बात की गई। इसमें कहा गया वायसराय के अधीन नहीं होंगे। जो भी प्रांतीय हैं वह वायसराय के अधीन नहीं होंगे। प्रांतों में सरकारों का गठन होगा। क्या? प्रांतों में सरकारों का गठन होगा। और 1937 में प्रांतों में चुनाव भी हुए। क्या? प्रांतों में पहली बार चुनाव कब हुए? 1937 ईस्वी में। 37 ईस्वी में। फिर क्या हुआ आपका कि जो चुनाव हुए इसमें कुल कितनी सीटें थी? तो इसमें 1585 सीटें थी, जिसमें से 400
482 सीटें 482 सीटें मुस्लिम लीग्स के लिए मुस्लिम लीग्स को दे के लिए आरक्षित की गई और कांग्रेस को 707 क्या 707 सीटें मिली, जिनमें से 5 प्रांतों में कितने थे? 8 प्रांत थे। 8 में से 5 प्रांतों में कांग्रेस की बहुमत की सरकार प्राप्त हुई। क्या कांग्रेस ने बहुमत से सरकार प्राप्त हुई? अगर बात करें बिहार, उड़ीसा, मद्रास, यूपी और मध्य प्रदेश नहीं, इसको सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। अगर पूछा जाए कि जो बिहार है, बिहार के पहले सीएम या मुख्यमंत्री कौन बने, तो वो बने श्री कृष्ण सिंह। उड़ीसा के बी.एन. दास, मद्रास के श्री राजगोपालाचारी, यूपी के गोविंद वल्लभ पंत और वहीं सेंट्रल प्रोविंस के एन वी खरे। फिर उसके बाद हुआ क्या कि जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के तहत वायसराय कौन था? वायसराय था आपका लिन लिथगो। क्या लिन लिथगो उस समय वायसराय था और उसने उसने भारतीयों को आजादी देने से नकारता रहा। नकारता रहा। जब ये सारी चीजें हुई तो जो सरकारें बनी थी, उन्होंने 28 माह बाद इस्तीफा दे दिया। और इसका फायदा किसको मिला? इसका फायदा मिला मुस्लिम लीग को। किसको? मुस्लिम लीग को इसका फायदा मिला। बात करते शक्तियों का विभाजन। क्या इसमें बात की गई थी शक्तियों के विभाजन की? डिवीजन ऑफ पावर्स। शक्तियों के विभाजन किस प्रकार हुआ? संघ को शक्तियां दी गई, प्रांत को शक्तियां दी गई और कुछ शक्तियां दोनों को मिलाकर दी गई। तो इन पर कानून बनाने के लिए कौन कौन से विषय, कितने विषय थे? तो संघ को 59 और प्रांत को 54 और संयुक्त संघ और प्रांत दोनों जिस पर कानून बना सकते थे वो 36 विषय थे। और जो 36 विषय थे जिन्हें हम अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, जो अवशिष्ट विषय थे उनकी शक्ति दी गई किसको? वायसराय को दी गई। अगर बात करें संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना भी इसी एक्ट के तहत हुई थी। कब? 1937 ईस्वी में। कब? 1937 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें क्या, एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। जिसके पहले पहले चीफ जस्टिस कौन बने थे? वो बने थे आपके मॉरिस मॉरिस ग्वेयर। क्या? मॉरिस ग्वेयर इसके पहले चीफ जस्टिस बने थे। अगर बात करें बिहार और उड़ीसा का विभाजन, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? तो पहली बार बिहार और उड़ीसा के विभाजन 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ। और वहीं बिहार और उड़ीसा को बंगाल की प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया था? बिहार और उड़ीसा को बंगाल की प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया था? तो वो किया गया था आपका 1912 में। क्या? 1912 में इसको अलग किया गया था। और बर्मा को भारत से कब अलग किया गया? तो वो 1937 ईस्वी में। अब बर्मा का वर्तमान नाम क्या है? तो म्यांमार। क्या? म्यांमार। वर्तमान नाम क्या है? म्यांमार। अगर बात करें इसी समय आरबीआई की स्थापना हुई। क्या? इसी समय आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। उसके बाद 1 अप्रैल 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद बात करते हैं जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उस समय क्या था? उस समय जो सुभाष चंद्र बोस जी की एक पार्टी थी। क्या? सुभाष चंद्र जी की एक पार्टी थी, हिंदुस्तान पार्टी। उन्होंने वो एक इस साइड से इस ओर से चारों ओर से भारत पर आक्रमण कर रहे थे जापान के साथ मिलकर। जिससे क्या हुआ? ब्रिटेन कमजोर होने लगा। क्या? ब्रिटेन कमजोर होने लगा। और उसने एक चेम्बर्स लेन को भारत भेजा। जो जो विलिस्टन चर्चिल का एक साथी था। क्या? इसमें जो वॉर हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसमें मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र को हम
अलाइड पावर्स कहते हैं, और धुरी राष्ट्र कौन सा था, वो था आपका जर्मनी। जर्मनी के साथ कौन 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 मिला हुआ था, सुभाष चंद्र बोस, जो ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध कर रहे थे, ब्रिटिश प्लस रूस मिले हुए थे इस युद्ध में। अब बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव की, कि अगस्त अगस्त प्रस्ताव क्या है। तो अगस्त प्रस्ताव आया था कब आपका, 8 अगस्त 1940 को इसको पेश किया गया था। क्या 8 अगस्त 1940 को इसको पेश किया गया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अधिक भारतीय होंगे, इसमें कहा गया था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी होगी या फिर जो वायसराय की कार्यकारिणी होगी, उसमें अधिक भारतीय होंगे। युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक राज्य की स्थापना होगी। क्या युद्ध की समाप्ति पर भारत को औपनिवेशिक राज्य यानी कि डोमिनियल बना दिया जाएगा। क्या डोमिनियल बना दिया जाएगा। इसमें डोमिनियल बनाने की बात की गई थी, जबकि हमने मांग कब की थी इसकी, डोमिनियल की मांग हमने कब की थी, 1929 के लाहौर अधिवेशन में हमने क्या इसको इसको नकार कर पूर्ण स्वराज की मांग को उठाया था। क्या 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। क्या पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अब हमें डोमिनियन की जरूरत नहीं थी, अब हमें संपूर्ण रूप से आजादी चाहिए थी। तो फिर अगला प्रावधान क्या दिया गया था इसमें, कि संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार होगा। वो तो नॉर्मली बात है, हर एक भारतीय को अपना संविधान बनाने का अधिकार मिलना चाहिए था। अल्पसंख्यों अल्पसंख्यकों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा। क्या अल्पसंख्यकों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इससे क्या हुआ, इससे आपका मुस्लिम लीग नाराज हो गया। क्या मुस्लिम लीग को यह पसंद नहीं आया, और उसने उसने इसका इसका विरोध करना शुरू कर दिया। फिर अगला था युद्ध युद्ध सलाहकार परिषद बनाई जाएगी। क्या युद्ध सलाहकार परिषद भी बनाई जाएगी, इसी इसी अधिनियम में कहा गया था। लेकिन अब हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी, इसलिए इसलिए क्या हुआ कि कांग्रेस ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया। क्या कांग्रेस ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया कांग्रेस ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया। और भारत की स्वतंत्रता से कम समझौता नहीं होगा। क्या कांग्रेस ने क्या कहा, कि भारत की स्वतंत्रता से कम में कोई समझौता नहीं होगा। यदि आपको हम लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और द्वितीय विश्व युद्ध में जीतने के लिए इनको भारतीयों का साथ चाहिए था। भारतीयों ने साथ देने से मना कर दिया भारतीयों ने साथ देने से मना कर दिया, और कहा कि यदि आपको हमारा साथ चाहिए, तो आपको हमें संपूर्ण रूप से स्वतंत्र करना होगा। क्या संपूर्ण रूप से स्वतंत्र करना होगा, इस बात के लिए इसको इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। और जो मुस्लिम लीग थी, इसने रिजेक्ट क्यों कर दिया था, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से यह मेंशन नहीं किया गया था कि यह मुस्लिमों के पक्ष में है। अगस्त प्रस्ताव को नेहरू जी ने क्या कहा, दरवाजे पर लगी कील के समान बताया। किसने, नेहरू जी ने। अगर वही बात करें लिनलिथगो इंडिया के साथ है। लिनलिथगो ने क्या कहा, कि इंडिया हमारे साथ है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो यहाँ से एक बात और विरोध में आई, कि इन्होंने हमारे बोलने की शक्ति, राइट टू स्पीच को भी ठुकरा दिया। तो इसके लिए गांधी जी ने, जो बड़े बड़े नेता थे, उन उनसे कहा कि अब हम इसके विरुद्ध भी क्या अभियान चलाएंगे। और कहा कि पनवार आश्रम जो महाराष्ट्र में है, पनवार आश्रम, वहां पर कहा कि पहले व्यक्ति जो थे, कि हम जाओ, नोटिस दो कि हम यहाँ पर आकर आपके प्रति भाषण करेंगे, आप चाहे तो हमें गिरफ्तार कर लीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। और जो पहले व्यक्ति बने, वो बने आचार्य विनोबा भावे। क्या आचार्य विनोबा भावे, दूसरे व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू, तीसरे व्यक्ति ब्रह्मदत्त। क्या ब्रह्मदत्त। ये किस प्रकार का सत्याग्रह बना, यह आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह बना। किसके किसके विरोध में, तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में यह व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया। लेकिन इसका भी कोई खास खास कोई वो नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। फिर गांधी जी ने कहा
गांधी जी ने क्या कहा, अब आप लोग क्या कीजिए कि गांव के होते हुए, जो गांव है वहां से होते हुए निकलिए और वहां पर भाषण देते हुए अपने साथ लोगों को भी अपने साथ जोड़िए, क्या लोगों को भी अपने साथ जोड़िए और दिल्ली की ओर चलो। तब वहां से उत्पन्न हुई दिल्ली चलो का नारा। क्या वहां से उत्पन्न हुआ दिल्ली चलो का नारा। उसके बाद बात करते हैं जापान। उसी समय एक घटना हुई, जापान ने 7 दिसंबर 1941 को यूएसए का अमेरिका का पोर्ट था अमेरिका का पोर्ट था पर्ल हावल पर अटैक कर दिया और उसके 100 से अधिक 100 से अधिक लड़ाकू विमानों 100 से अधिक लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया, जिससे जापान और मजबूत हो गया। क्या जापान और मजबूत हो गया। फिर इसी के उप द्वंद में, इसी की वापसी में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम का हमला किया था। नागासाकी और हिरोशिमा पर जो परमाणु हमला हुआ था वो इसी के द्वंद में हुआ था। उसके बाद चर्चिल आपका वायसराय था, उसको हो भारतीय आजाद हो भी गए तो भी अपना देश नहीं चला पाएंगे। क्या उसने कहा कि भारतीय को आजाद भी कर दिया जाए लेकिन वो फिर भी अपना देश नहीं चला पाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि यूएसए के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट और चीन के राष्ट्रपति थे चियांग केई शेक और ऑस्ट्रेलिया के जो विदेश मंत्री थे एवोट, इन्होंने इस पर दबाव बनाया और इस दबाव के उपलक्ष्य में इसने भेजा क्रिप्स मिशन। क्या इसने भेजा भारत में क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन कब आया आपका, इसकी घोषणा हुई 11 मार्च 1942 ईस्वी को इसकी घोषणा हुई। और इसका उद्देश्य क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसमें भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। क्या उसमें भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना इसका उद्देश्य था और इसका अनाउंसमेंट घोषणा हुई। उसके बाद 23 मार्च 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में इसको दिल्ली लाया गया। क्या यह दिल्ली आया कब, 23 मार्च 1942 ईस्वी में। उसके बाद 24 मार्च को यह गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई किसकी, स्टेट फॉर क्रिप्स की, जो क्रिप्स मिशन को लेकर आए थे। गांधी जी ने इनको सीधा सीधा जवाब दिया, पतली गली से निकल ले फुर्सत में निकल ले, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। तो इन्होंने कहा कि प्रथम जहाज से निकल लो, हम आपकी किसी भी बात में नहीं आने वाले। क्या हम आपकी किसी भी बात में नहीं आने वाले। फिर जो स्टेप और क्रस्ट थे, इन्होंने 30 तारीख को मुलाकात की कांग्रेस के सामने यह प्रस्ताव रखा, लेकिन कांग्रेस ने भी इसको अपनाने से मना कर दिया और इसको बहिष्कार कर दिया। उसके बाद सिख से मिले, क्योंकि इनको तो भारतीयों के साथ साथ सिख का भी सहयोग चाहिए था, मुस्लिम लीग का भी सहयोग चाहिए था, हिंदू महासभा का भी सहयोग चाहिए था और अनुसूचित जातियों का भी सहयोग चाहिए था। तो धीमे धीमे ये इन सबसे भी मिले और इन सब ने भी क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद बात करते हैं भारत संघ बनेगा। इसमें जो क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन के प्रावधान क्या थे, ये चीज तो हमने समझ ली कि इसको स्वीकार किसी ने नहीं किया। स्वीकार ना करने के कारण क्या थे, अब समझते हैं इसके कारण कि भारत संघ बनेगा। ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें, ये दो चीजें थी। लेकिन डिपेंडेंसी क्या थी, यहाँ तक तो ठीक था, भारत संघ बनेगा, यदि यही केवल बात होती समझ में आती। लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया गया कि यहाँ पर मर्जी होगी, जो शामिल होना चाहे वो हो सकता है, जो शामिल ना होना चाहे वो नहीं हो सकता है। मतलब कि ना इधर का ना उधर का, धोबी का कुत्ता बोलते हैं कि घर का ना घाट का, उस तरीके की कंडीशन बना दी। इस वजह से यह भी इनका कथन गलत सिद्ध हुआ। उसके बाद आया भारत को राष्ट्रमंडल और अन्य संगठनों के में शामिल होने की स्वतंत्रता होगी। वो तो यदि भारत पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएगा तब भी वह ऐसा कर सकता है। तो इसलिए यह भी कोई खास बात नहीं थी। संविधान सभा संविधान सभा संविधान बनाएगी। क्या एक संविधान सभा बनाई जाएगी जो आपके लिए संविधान बनाएगी। और जो ब्रिटिश क्षेत्र में चुनाव होंगे और जो देशी रियासतें हैं
वहां से लोग मनोनीत किए जाएंगे। तो ये भी चीज समझ में नहीं आई। उसके बाद डोमिनियन, डोमिनियन डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा क्या? डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा किसका? डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। तो ये चीज तो हम बहुत पहले मांग रहे थे, बहुत पहले मांग रहे थे, लेकिन अब तो हमें ये चाहिए ही नहीं था। अब हमें क्या चाहिए था? अब हमें चाहिए था पूर्ण स्वराज। जब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए था तो हमें डोमिनियन स्टेटस की जरूरत ही नहीं है। तो ये भी चीज यहाँ से आपकी खारिज हुई। उसके बाद हुई वायसराय की परिषद में सभी भारतीय होंगे। क्या? वायसराय की परिषद में सभी भारतीय होंगे। और इसका अन्य था, एक और इसका जो कारण बना वो था अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तन संस्करण मास। जो आपका क्रिप्स मिशन आया था, इसको इसको पट्टाभी सीतारमैया ने क्या कहा कि यह अगस्त प्रस्ताव जो आया था उसी का संशोधित या फिर परिवर्तित वर्जन है, जैसे कि उसको अपडेट करके सिर्फ भेज दिया गया हो। गांधी जी ने इसे क्या कहा? टूटते हुए बैंक के नाम उत्तरा उत्तरनांतिक चेक। क्या? उत्तर दिनांकिक चेक, मतलब कि ऐसी बैंक का चेक जो जल्द ही बंद होने वाली है। क्या? जो जल्द ही बंद होने वाली है। इसी को लेकर नेहरू जी ने इसमें कुछ ऐड करके कहा कि ऐसी बैंक है जिसका दिवालिया होने वाला है। क्या? जिसका दिवालिया होने वाला है। ये चीज सबको समझ में आ रही थी कि अब वो ब्रिटेन दिन पे दिन कमजोर होता जा रहा है, और यदि उसको भारतीयों का साथ नहीं मिला तो वो 100% दिवालिया हो जाएगा, 100% बर्बाद होने की कगार पर आ जाएगा। फिर आता है आपका 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन वापस चला गया। क्या? 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन आपका वापस चला गया। अब आपको यहाँ से एक चीज समझ में आई होगी कि क्रिप्स मिशन आया था उसके विफलता का प्रभाव क्या पड़ा। उसकी विफलता का प्रभाव क्या पड़ा भारत पर? तो सबसे पहले समझते हैं 1 तारीख को कि 14 जुलाई 1942, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति जो वर्धा में हुई थी, उसमें उसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्या? उसमें कहा गया अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया। और यहाँ से शुरुआत हुई आपके भारत छोड़ो आंदोलन की। किसकी? भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 9 अगस्त, कहीं कहीं आपको 9 अगस्त या 8 अगस्त, इन दोनों में से कोई एक डेट दी जाएगी। यदि इन 9 अगस्त दी जाती है तो भी आपका सही है, अगर 8 अगस्त दिया जाता है तो भी आपका सही है। कहीं कहीं किताबों में 9 अगस्त है, कहीं कहीं किताबों में 8 अगस्त भी दिया गया है। ग्वालियर टैंक मैदान में मुंबई, जो कहां पर है? मुंबई में। वहां पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। और इसी को हम क्या, इसी को ही हम अगस्त क्रांति, क्या इसी को ही हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। और इसी दिन महात्मा गांधी जी ने डू एंड डाई या करो या मरो का नारा दिया था। क्या? डू एंड डाई या फिर करो या मरो का नारा दिया था। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है, जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन शुरू हुआ, तब इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस समय भारत का वायसराय कौन था? लिन लिथगो। कौन? लिन लिथ गो। इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक क्या है? गो, भारत छोड़ो, गो, भारत छोड़ो, गो माने जाना, लिन लित गो, भारत छोड़ दो। हम बात करते हैं क्विक इंडिया मूवमेंट, मतलब भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ उसमें क्या क्या मतलब क्या क्या बातें कही गई थी। पहले जो आंदोलन हुए थे उनमें उनमें लोगों ने अपनी इनका साथ देने के लिए अपनी नौकरियां, अपनी खेती, घर बार सब छोड़ दिए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं कहा। इसमें कहा गया कि आपको, यदि जो अधिकारी हैं, जो जो नौकर पेशा है, उन्हें अपनी जॉब नहीं छोड़नी है। क्या? उन्हें अपनी जॉब नहीं छोड़नी है, लेकिन ब्रिटिश सरकार की नियुक्तियों का ऑब्जेक्शन करना है। जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, उन्हें भी अपनी जॉब नहीं छोड़नी है, लेकिन ऑर्डर्स को नहीं मानना है। क्या? ऑर्डर्स को नहीं मानना है। जो कृषक है, जो किसान भाई हैं, उनको अपनी खेती नहीं छोड़नी है, लेकिन टैक्स नहीं देना है। क्या? टैक्स नहीं देना है, टैक्स नहीं देना है। ये सारे प्रावधान किए गए थे।
उसके बाद कि जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसमें इसका समर्थन किस-किसने नहीं किया था? तो आपको पता है जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसने इसका समर्थन नहीं किया था। मुस्लिम लीग ने भी इसका समर्थन नहीं किया और हिंदू महासभा ने भी इसका समर्थन नहीं किया था। उसके बाद आया श्री राजगोपालाचारी फॉर्मूला। या श्री राजगोपालाचारी फॉर्मूला, यह फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले समझते हैं। 24 जुलाई 1944 को यह फॉर्मूला आया और इसका जो उद्देश्य था वो था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मध्यस्थता कराना, उन दोनों के बीच सलाह सुलह कराना। क्या सलाह सुलह कराना यह था इसका। इसमें कहा गया था फिर देसाई और लियाकत अली खान के बीच समझौता हुआ। उसमें कहा कि 50-50% सीटें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच विभाजित की जाएंगी। क्या कांग्रेस के बीच विभाजित की जाएंगी। उसके बाद आई आपकी बेवेल योजना जो महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि 14 जून 1945 को पेश की गई। क्या यह 14 जून 1945 को पेश की गई और इसमें कहा गया था कि कार्यकारिणी में वायसराय और अन्य सैन्य प्रमुख, क्या अन्य सैन्य प्रमुख के अलावा, क्या इसमें दो चीजें कहेंगी थी। वो थी कि जो वायसराय है वो ब्रिटिश अधिकारी होगा और जो आपका सेना का अध्यक्ष होगा, सभी सेनाओं का अध्यक्ष होगा, वो भी एक ब्रिटिश अधिकारी होगा। बाद बाकी के सभी लोग कैसे होंगे, बाद बाकी के सभी लोग भारतीय होंगे, ऐसा इसमें कहा गया था। उसके बाद जो दूसरा था, कार्यकारिणी में हिंदू और मुस्लिम बराबर होंगे। क्या कार्यकारिणी सभा होगी है, उसमें उसमें हिंदू और मुस्लिम सभी बराबर होंगे। ये ये सभी नेता रिया और जो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय जो कांग्रेस के नेता वरिष्ठ नेता जो अरेस्ट कर लिए गए थे, उनको सभी को रिहा कर दिया जाएगा। क्या उन सभी को रिहा कर दिया जाएगा। फिर इन सब के बाद एक फिर होता है आपका शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया। कब? 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 के बीच। जो अबुल कलाम आजाद और मुस्लिमों का चुनाव मुस्लिम लीग करेगी। क्या मुस्लिम लीग करेगी। इस वजह से यह भी फेल हो गया। क्या इस वजह से यह भी फेल हो गया। ये था आज तक का संपूर्ण रिवीजन। अब बात कर लेते हैं इससे संबंधित प्रश्नों की जो एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपका कि किस अधिनियम ने सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपीय लोगों के लिए सांप्रदायिक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ाया था? तो वो बढ़ाया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। किसके? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसको बढ़ाया गया था। वहीं बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को बढ़ाया गया। बिल्कुल सही बात है। इसने केंद्रीय कार्यपालिका और विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। यह गलत है। क्या यही गलत है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अंतरक्षित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित विषय माने गए हैं? कौन से आरक्षित विषय माने गए? न्याय प्रशासन माना गया है और भू राजस्व माना गया, पुलिस माना गया है, लेकिन स्थानीय सुशासन नहीं माना गया। यह किसको था? यह हस्तांतरित को था। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4, 1 और 3, 4। भारत सरकार अधिनियम 1919 को 19 को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो किसके? मोंटेग्यू चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1900 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इस अधिनियम में शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित कर दिया गया। या फिर भारतीय रिजर्व बैंक
इस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। दलित वर्ग के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार कर दिया गया, यह भी बिल्कुल सही है। तो आपका सही होगा उपयुक्त सभी, तीनों कथन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं थी? तो सभी को पता है 321 धाराएं थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा है? अधिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसूचियां थी, गलत बात है। इसमें कितनी? 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। कितनी? 321। 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। अधिनियम में ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसने प्रांत एवं देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे, बिल्कुल सही बात है। और आपका अगला है, अधिनियम ने केंद्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन दो सूचियों, संघीय सूची एवं प्रांतीय सूची में किया था। नहीं, इसमें एक सूची और थी, वो कौन सी थी? समवर्ती सूची। उसके बाद आपका अगला है, अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। क्या अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को ये हम वायसराय के रूप में जानते हैं? आपका सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी और डी बिल्कुल बिल्कुल सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही है? एक अखिल भारतीय संघ हेतु प्रावधान, बिल्कुल सही है। रक्षा परों वाले उत्तरदायी शासन हेतु प्रावधान, बिल्कुल सही है। सांप्रदायिक और अन्य समूहों के पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, बिल्कुल सही है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी डी ये सब सही है। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की थी? तो किसकी की थी? भारतीय परिषद या फिर भारतीय रिजर्व बैंक, संघीय अदालत या संघीय लोक सेवा आयोग। ये तीनों सही है, लेकिन भारतीय परिषद की स्थापना नहीं की थी, क्योंकि भारतीय परिषद की स्थापना आपकी 1919 के एक्ट के तहत हुई थी। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी। It was a new charter of slavery, या फिर यह गुलामी का एक नया चार्टर था। यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1926 ईस्वी में। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा हुई थी? तो किसकी हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत में संघीय न्यायालय के निर्णय के निर्माण की वकालत इसमें से किस अधिनियम या आयोग ने की थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत का संघीय न्यायालय वर्ष देश में स्थापित हुआ था? तो वो हुआ था 1937 में। भारत का संघीय न्यायालय दिल्ली में अधिनियम द्वारा स्थापित किया 1935 के तहत। कब? 1937 ईस्वी में। भारत के किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो लिनलिथगो ने। किसने? लिनलिथगो ने। लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष लाया गया था? 1940 ईस्वी में। कब? 1940 ईस्वी में। अगस्त प्रस्ताव 1940 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं था? तो वो था कांग्रेस के अगस्त प्रस्ताव को मंजूरी देना। क्या कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? नहीं, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी। गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह किस घटना पर प्रत्यक्ष परिणाम था? वो था आपका गोल में सम्मेलन पे नहीं था, अगस्त प्रस्ताव पे था। किस? अगस्त प्रस्ताव पे था। केवल दो। मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? केवल दो। क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, सही नहीं है, जवाहरलाल नेहरू
तथा सरदार पटेल के मिशन के साथ बातचीत के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। इसने नेहरू के साथ-साथ अबुल कलाम आजाद ने किया था। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन की विफलता का तात्कालिक प्रभाव था? क्या था? वो था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 1942 ईस्वी में। कब? 1942 ईस्वी में। राजगोपालाचारी फॉर्मूला निम्नलिखित में से किस वर्ष आया था? 1944 ईस्वी में। 1944 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद श्री राजगोपालाचारी ने द वे आउट का नारा दिया था। कब? संवैधानिक संवैधानिक गतिरोध का समाधान। क्या? संवैधानिक गतिरोध के समाधान के उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए श्री राजगोपालाचारी फॉर्मूले को कैसे तैयार किया गया था? राजगोपालाचारी। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करना है क्या? इसका जवाब आपको कमेंट करना है। हाँ, यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से इस क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। उसके बाद यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ये आपके इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इस पर भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और आपके यूपीएसआई यूपीएसआई की हिंदी की क्लासें भी चल रही हैं। यदि आप लोग उनमें जुड़ना ना भूलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है यूपीएसआई के लिए। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।